नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन टुडे 24x7 पर। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संसद में और राज्यसभा में एक अध्यादेश पास कर अपराध संहिता जो लाई जा रही है, उसके विषय में बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में बहुत सारे मन के बीच में प्रश्न चल रहे हैं, बहुत सारे द्वंद्व है। अपराध संहिता है क्या? इसके बीच में ऐसा क्या है जिससे कि लोग घबराए हुए हैं, भयभीत है कि अगर ये अपराध संहिता लागू होती है तो आने वाले समय के बीच में उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरीके से इंस्पेक्टर राज लग जाएगा। जो इंस्पेक्टर चाहेगा, जो पुलिस चाहेगी, जो प्रशासन चाहेगा, वैसा ही होगा। जो नागरिक है उनके मूल अधिकारों का अगर ये अपराध संहिता आती है तो पूरी तरह से हनन होगा। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये जो अपराध संहिता आ रही है, इसका सर इसमें क्या ऐसा है जिससे कि लोग घबराए हुए हैं, और इस जो ये अपराध संहिता है इसका अगर ये लागू होती है, जो कि 1 जुलाई से लागू होनी निश्चित है कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगी, चाहे सरकार अगर बदल भी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तब भी ये लागू होगी। अगर इसको रोकना है तो अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो उनको बहुत तेजी से काम करना होगा। बहुत तेजी से अगर वो काम करेंगे तभी वो इस निर्णय पर पहुंच पाएंगे ताकि यह संहिता लागू ना हो। अब हम बात करेंगे जेके शर्मा जी से। शर्मा जी, ये क्या है इसमें ऐसा कि जिससे कि लोग बहुत ज्यादा भयभीत देखिए कौशल जी, एक फील गुड फैक्टर को छोड़ दें, है? क्योंकि जो तर्क सरकार ने दिया है कि भाई ये भारतीय नागरिक सुरक्षा है, रेदर देन दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या जैसे उन्होंने इंडियन पेनल कोड को कि भाई ये दंड संहिता की जगह इसको नाम दिया है। अगर हम देखेंगे, ये तो आने वाला कल ही बताएगा इसकी प्रैक्टिकलिटी, जब ये धरातल पे उतरेगी तो इसके क्या नियम होंगे। लेकिन इसके जो खतरनाक पहलू हैं जो सरकार को देखने चाहिए थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पुलिस की कार्यशैली क्या होती है और पुलिस के क्या कितनी ईमानदार होती है, समाज में क्या उसकी छवि है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। इन्होंने जो सबसे गलत जो इसके अंदर एक जो कानून है, नॉर्मल में क्या होता था कि पुलिस कस्टडी आपको 14 डेज की दी जाती थी, उसके बाद जेसी में भेज दिया जाता था। तो 14 दिन में आप इंटेरोगेट कर लो, कि भाई मैक्सिमम 14 दिन की देते थे, इंटेरोगेट कर लो, और उसके बाद इंटेरोगेशन के बाद वो जेसी में भेज दिया जाता था आदमी। इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि पुलिस को एक बार पीसी जे अपनी कस्टडी दे दी, पुलिस को जो पीसी दी है, उसके बाद दोबारा भी उसको पीसी दी जा सकती है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। एक चीज अच्छा। तो हाँ जी। पुलिस आपसे कभी भी पुलिस में जो पुलिस कस्टडी मांग सकती है, एक सर्टन पीरियड का ओवर होने के बाद, जो 60 से 90 दिन तक ना, तो उसके बाद ये कभी भी कस्टडी मांग सकती है। तो ये पुलिस के हाथ में वैसे ही आदमी, क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस एक ऐसी चमत्कारिक एजेंसी है भारत के अंदर, जो रस्सी का सांप, बंदर का भालू और गीदड़ का शेर बना देती है, और वाइस वर्सा भी कर देती है। ये किसी से बात छुपी नहीं है, जज लोग भी जानते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब रिटायर्ड होके आते हैं तो पुलिस की कार्यशैली पे डे इन डे आउट बहुत आते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि पुलिस इतनी एजुकेटेड नहीं है, या और वो नेताओं के इशारे पे काम करते हैं। ये बात तो मैं दिल्ली की कह रहा हूँ, बाहर के स्टेटों में तो राम भरोसे ही सारा मामला चल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा खतरनाक मामला है जिसके अंदर पुलिस, आपने अच्छा याद है। दूसरी चीज क्या है, इन्होंने एक कानून लाए हैं जिसके अंदर बोला है कि यदि सर्टन ऑफेंसेस हैं, यदि वो ऑफेंसेस आपके संज्ञान में है, तो एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको पुलिस को रिपोर्ट करोगे, वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नैतिकता में ये बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में पुलिस की क्या कार्यशैली होती है आपको सबको पता है। इसमें क्या होगा, ये क्या पैमाना होगा, किस बेसिस पे ये सिद्ध किया जाएगा कि कौशल जी को इस कमीशन ऑफ क्राइम का पता था, या इस जो है ऑफेंस होने का पता था, इन्होंने पुलिस को इन्होंने बताया नहीं। तो बड़ा, और उस बात को जानने के लिए, उस बात को सिद्ध करने के लिए 10 साल लग जाएंगे। तो पुलिस को क्या पावर मिल गई है कि मुन्ने उठाया
किसी, हम्म, अगर कौशल जी के एरिया में जो हम्म, है कोई भी जो है ऑफेंस हुआ है, हम्म, कोई भी अपराध कार्य हुआ है, तो मैंने कौशल जी को उठा के जेल में डाल दिया, मैंने कौशल जी आपको पता था, आपने इसको पुलिस हम्म, को इन्फॉर्म नहीं किया, आप बच गए। हम्म, अब कौशल जी इस बात को 10 साल लग जाएंगे इसको प्रूव करने में कि आप हाँ जी, मुझे नहीं पता था। तो हम्म, पुलिस को ऐसी पावर आ गई है, जिसको चाहेगी उठाएगी, उसको अंदर पेल देगी। अच्छा। ये दूसरा जो मोटा मोटी जो है। हम्म। पर तीसरी जैसे चीज सर क्या है? पहले, जैसे पहले होता था कि अगर जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए जाते थे वही माने जाते थे, पुलिस जी कस्टडी में जो भी बयान दिए जाते थे वो मान्य नहीं होते थे। तो सर क्या जी, इसमें भी चेंज आई है? इसमें चेंज आई है, बिल्कुल चेंज आई है। इसके अंदर क्या चेंज आई है, इन्होंने पहले क्या आता था, एक सेक्शन 161 एंड 162 होते हैं। तो हम्म, 161 के अंदर जो है कभी भी उनके जो एक्यूज होता है उसके जो स्टेटमेंट होता है, उस पे स्टेट में साइन नहीं लिए जाते थे। और उसको कोर्ट के सामने यदि वो हाँ कहता हम्म, है, या 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान करता है, और उसका हम्म, एक प्रोसेस होता है मजिस्ट्रेट के सामने का भी मैं बता दूं, जब भी वो कहता है, जैसे किसी से भी वो उसकी मेंटल साउंडनेस की पहले परीक्षा लेते हैं, उससे हम्म, जनरल सवाल पूछे जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम्म, उसके मानसिक संतुलन का और उसकी मानसिक अवस्था का अवलोकन होता है। पहले। मुझे नहीं लगता कि पुलिस वालों के पास ये पावर होती है कि इस बात को कर लें। तो हम्म, इसके अंदर इन्होंने चेंज किया है। आज की डेट में हम्म, पुलिस जो है वीडियोग्राफी करेगी, स्टेटमेंट बनाएगी। बात ये नहीं कि वीडियोग्राफी करेगी, बात हम्म, ये है कि थाने में जाने के बाद यदि हम्म, कौशल जी को पुलिस उठा के ले गई है, किसी बड़े से बड़े धुरंधर को भी उठा के ले गई है, तो कब वो जो है चीकू का चकुंदर बना देंगे, वो पुलिस वालों का पता नहीं होता। आपको अच्छी तरह से पता है कि पुलिस के हम्म, डंडे के सामने वीडियो हम्म, रिकॉर्डिंग में जो आपको वो कराएगी, जहां साइन करोगे वो करेगी। तो हम्म, उनके पास तो वो पावर है जो हम्म, शायद मेरे हिसाब से, तो शायद वो यमराज के पास जो पावर है वो पुलिस वालों के पास पावर है। अगर ये हम्म, छोकती ना हो तो वो कुछ भी हम्म, करा सकते हैं। अगर उस स्टेटमेंट को कोर्ट मानने लगे तो हम्म, कन्विक्शन का रेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो कन्विक्शन होगा वो जो है हम्म, इनोसेंट लोगों का होगा, कल्प्रिट्स का नहीं होगा, जो मेरा हम्म, अपना मानना है। हम्म, दूसरी चीज, जो इन्होंने लीगल एड, क्योंकि हम जानते हैं भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष में गरीबी रेखा से हम्म, रहने वाले जो अशिक्षित लोग बहुत संख्या है इनकी। हम्म, अब पहले क्या था, जैसे दिल्ली जैसे शहर में भी, या दिल्ली जैसे स्टेट में या औरों में क्या हम्म, था कि लीगल एड आपका फंडामेंटल राइट था। यदि आपको हम्म, कानूनी सहायता नहीं मिल रही है, यदि हम्म, आपके पास अच्छा वकील करने का वो नहीं है, तो हम्म, मतलब आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है, तो हम्म, ये क्या कहते थे कि भाई जाओ लीगल एड से वकील ले लो, वो आपको हेल्प करते थे। और उन्होंने बड़े अच्छे, मैं देखता हूँ बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं जो हम्म, लीगल एड के लिए काम कर रहे हैं, बड़े काबिल मित्र हैं। वो हम्म, बहुत एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो अब क्या इन्होंने किया है कि अब ट्रायल जब स्टार्ट होगा जब ही आपको लीगल एड मिलेगी, वैसे ना आपको लीगल एड हम्म, नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ा जो है, जो हम्म, शोषित वंचित आदमी है, उनको हम्म, जो है न्याय से डेप्राइव करने का, ये हम्म, इनका जो है एक बड़ा जबरदस्त वो दिखा है इन्होंने, जो मुझे नहीं लगता कि ये तर्क संगत है कहीं, और हम्म, इसके बड़े अच्छे वो होंगे। हम्म, हम्म, जो इन्होंने एक और पावर दी है, हम्म, जो पुलिस वालों को पावर दी है, हम्म, एक केस हुआ अवनेश हम्म, कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें बोला कि भाई जो, हम्म, या टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं हम्म, उनके अंदर आपको मैंडेटरी एफआईआर करनी पड़ेगी। फॉर हम्म, एग्जांपल, एक ऑफेंस जो 7 साल तक की कैटेगरी में आता है या कॉग्निजेबल हम्म, ऑफेंस है, हम्म, वो कारित होता है, तो उसमें न्याय जब भी मिल सकता है जब अक्यूज को इमीडिएटली पकड़ा जाए। अब क्या कहते हम्म, हैं, ऐसे एसओ को, यानी एसएचओ को, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, उसको पावर हम्म, दी है कि हम्म, आप इसको इन्वेस्टिगेट करो। आपकी हम्म, मर्जी है, आप इन्वेस्टिगेट करने से मतलब एफआईआर करने से पहले आप उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और आपको ये लगता है कि इसको मैटर को जो है वो हम्म, मैटर को रजिस्टर करना चाहिए, इसकी एफआईआर का होनी चाहिए, तो ये एफआईआर होगी, वरना जो है नहीं होगी। तो सारी पावर जो ये पुलिस हम्म, को जो एक कहावत हम्म, है कि एब्सोल्यूट पावर मेक्स द पर्सन एब्सोल्यूट करप्ट। सो हम्म, और जो है हमारा ये महकमा है, हालांकि मेरी जड़ें उस महकमे से हैं, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर क्योंकि इसके बारे हम्म, में एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है इस महकमे के बारे में। हम्म, तो जब आप उनको इतनी पावर दे दोगे तो हम्म, मामला कहाँ जाएगा, और जनता में क्या हम्म, त्राही त्राही बचेगी, ये तो आने वाला समय ही बचाएगा। मैं हम्म, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, इस तरह की पावर देना, जहां पुलिस किसी को भी शक के बेसिस पे उस पर एफआईआर कर सकती है, अजम्पशन एंड प्रिजम्पशन पे एफआईआर हो सकती है, जहां पर वो जो है हम्म, सुप्रीम कोर्ट के
और मुझे नहीं लगता है कि ये कानून में किस तरह से इन्होंने किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉ का जो है डायरेक्ट वायलेशन है, क्योंकि टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने हम्म, कहा, चाहे ललिता कुमार हो चाहे और केसेस हो, हम्म, तो कि भाई आप कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है तो उनमें हम्म, इमीडिएटली एफआईआर हम्म, करिए। तो आप उसका भी वायलेशन करके इसको कोडिफाई कर रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम्म, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, और इस लॉ को जो है हमें इस मामले में देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो लॉ बनाया है अभी, ये जो है तर्कों की कसौटी पे खरा नहीं उतरा, और जनता में अवेयरनेस या उनके सजेशन जिस स्तर पर लेने चाहिए तो उस स्तर पर नहीं लिए जाए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो प्राइमा फेसा इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसा आपने इसका आंसर दिया, तो बाकी इसका आने वाला समय बताएगा। मेरा व्यक्तिगत मामला यह है कि आने वाले समय में जो एडवोकेट्स पैराडाइज तो हो सकता है, क्योंकि न्यायालय के अंदर बहुत सारे मामले तो और बढ़ सकते हैं किसी भी तरह से, यह जो है लेकिन ये जनता के लिए सुखदायी स्थिति नहीं होगी सर। सर जैसे कि पुलिस को इतनी ज्यादा पावरें दे रहे हैं, तो एक तरीके से जी पुलिस राज ही आ जाएगा, तो सर कहीं हमारी जो जुडिशरी है वो भी इससे अफेक्टेड नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी, जुडिशरी में भी। आप मुझे ये बताओ ना, क्यों जुडिशरी में भी तो हम जैसे आदमी होते हैं, हमें से आप में से चुन के भेजते हैं, उनकी भी तो जो उनके जो योग्यता होती है, जो बेसिक योग्यता होती है उनकी, वो भी तो एलएलबी होती है। हम्म, मैंने वकालत का पेशा चुना, अगर मैं मेहनत करता जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता था। हम्म, तो वो भी हम ही लोगों में से हैं, उनके भी, हम्म, उनके परिवारजनों को भी, उनके हम्म। बच्चों को भी वो फेस करना पड़ सकता है। इन सबको तो इन सबको सजग रहना पड़ेगा, वो भी इससे अछूते कैसे रह जाएंगे, सर जैसे क्योंकि ये तो जनता एक है, वायरस। जैसे जी जनता है, कोई अगर बेकसूर पकड़ा जाता है, जैसे कि पहली हमारी जी जी न्याय व्यवस्था ऐसी है कि कोई 15 साल जेल में रहता है, उसके बाद उसको बाइज्जत बरी जी कर दिया जाता है, लेकिन जो उसके 15 साल जी जाते हैं जेल में, जो उसकी जो जी सोशल रिस्पेक्ट जाती है, चाहे वो चोरी के केस में जाता है जी या कोई उसके ऊपर और कोई फाल जो आरोप जी लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो 15 साल बाद बरी आता है, और उसकी एक तरीके से कहे तो जी सोशल लाइफ, क्या लाइफ ही खत्म हो जाती है। तो सर जैसे अब ये पुलिस को जी इतनी पावरें दी जा रही हैं, और पुलिस अगर किसी अब को बेकसूर को अगर जेल में डाल देती है, और जैसे कि आपको हमारी न्याय व्यवस्था का मालूम ही है कि जो उसके बीच में सालों लग जाते हैं, केस में सालों लग जाते हैं जी प्रूव करने में कि जी व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, उसके बाद वो बरी होता है। जी तो सर अगर इस तरीके की जी स्थिति बनेगी, तो जो जनता है, जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो तो पुलिस के भय में जीवन जिएंगे। सर आपको ऐसा देखिए, नहीं भय लगता? में जुए देखिए, बिल्कुल लगता है। देखो, एक कहावत है कि जब खून दे के भी कीमत ना मिले पसीने की, तो ऐसे हालात तो बगावत के लिए होते हैं। तो फिर क्या होगा, मुझे लगता है ऐसा कि जनता की आवाज उठेगी और बगावत की तरफ जाएगी। तो इस कानून को भी जो है उस कब्र में जाना पड़ेगा जहां पर वो जो है निंद्रा में सोता है सारा। तो लेकिन ऑफ कोर्स जनता इससे परेशान होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि ये रोजी पिक्चर इसके नाम से हो सकती है, कहते हैं नाम नैन सुख आंख से अंधे। तो वो एक नाम में बड़ा मिठास हो सकती है, लेकिन अंदर कितना ये कारगर साबित होगा, ये एक बड़ी चिंता का विषय है, जहां तक मेरे जैसे आदमी का सवाल है या उसकी राय का सवाल है सर। हम्म। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि ये जो एक जो कानून व्यवस्था जो नहीं आ रही है, जो अपराध संहिता आ रही है, जी इससे जो है एक जी आम आदमी जो है बिल्कुल एक हाशिए पे आ जाएगा। और जैसे भी आपने कहा कि इसके बाद क्या होगा कि जब लोग परेशान होंगे तो वो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन सर आप अगर हम अपने देश की अपनी आर्थिक स्थिति देखें, तो जिस देश के 84 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के ऊपर जीवित है, 5 किलो अनाज देख रहे हैं सरकार देगी तो खाना खाएंगे, क्या वो लोग आंदोलन कर पाएंगे सर? सर देखिए, उस ऐसी स्थिति में बड़ा तर्कपूर्ण सवाल है सर। ऐसी स्थिति में जो लोग पढ़े लिखे हैं, स्पेशली जो विधि क्षेत्र के लोग हैं, उनका जो है कर्तव्य बन जाता है कि यदि इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, यदि ये तर्क संगत नहीं आता आने वाले समय में, यदि इसके जो है व्यवहारिक रूप से ये जो है जो इसका ऑब्जेक्ट है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसके खात्मे के लिए कदम उठाया जाए, और इसको कैसे जो है सेटिसाइड कराया जा सकता है, कैसे उन प्रावधानों को जो दमनकारी हैं उनको कैसे खत्म किया जा सकता है,
ये उन सब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। और इसके साधन है, आप सरकार को बदल के कर सकते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को समझा के कर सकते हैं, इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करा सकते हैं। तो ये उन समझदार आदमियों की, उन पढ़े लिखे जिम्मेदार देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि उनका ध्यान रखें। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जो लोग अपनी पेट की आग नहीं बुझा पा रहे, वो इसके बारे में क्या सोचेंगे। और ये इतना, अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कौशल साहब, जो कानून होता है ना, आपको पता है अच्छी तरह से, आप उस चीज से परिचित हैं कि जो कानून, जो कोडिफिकेशन होता है कानून का, जो कोडिफाइड लॉ होता है, वो आदमी को आसानी से पढ़ाई में नहीं आता, चाहे वो हिंदी भाषा में हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा में हो। सर, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो हमारे समाज का सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी तबका है, जो कानून को जानता है, जिसको मालूम है कि कानून का कैसे दुरुपयोग हो सकता है और कैसे सदुपयोग हो सकता है, वो लोग आज ईवीएम को लेकर सड़कों पे हैं। अधिवक्ता लोग, जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, जी। हाई कोर्ट के एडवोकेट, लोअर कोर्ट के एडवोकेट, दिल्ली के नहीं पूरे हम्म, देश के लोग जो हैं, जो एडवोकेट है, जो अधिवक्ता वर्ग है, वो सड़कों पर है ईवीएम को लेकर, कि जी कहा जा रहा है कि ईवीएम जो है उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, उससे इलेक्शन जो जी है फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो जी जैसे कि ये इतना बड़ा एक कानून लेके आ रहे हैं, अगर हम कभी बात करते हैं, किसी इंजीनियर से बात करते हैं, किसी डॉक्टर से बात करते हैं, लेकर ये जो जी अपराध संहिता आ रही है, तो लोग कहते हैं ऐसा कानून बन सकता है क्या? उनको मालूम ही नहीं है। तो जब तक अगर कोई कानून इस तरीके का देश के बीच में पास होता है जिससे कि आम जनता उससे प्रभावित होती है, तो इस प्रकार के जो हम्म कानून होते हैं, उनको पहले जनता को अवेयर नहीं करना चाहिए उसके बारे में कि जी ये हम इस प्रकार के कानून लेके आ रहे हैं। आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, चंद लोगों के साथ आप अपना सलाह मशवरा करते हैं, उसके बाद आप एक कानून पास कर देते हैं, राज्यसभा से पास कर देते हैं, कानून बना देते हैं। लेकिन आम जनता को उसके बारे में पता ही नहीं है, उसको अवेयर ही नहीं है। जैसे आज आप बता रहे हैं, जो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा और विस्तार से बताएं, ताकि जो आम जनता है उसको भी पता लगे कि ये कानून क्या है और उनको क्या इससे कितना प्रभावित होने वाले हैं वो। देखो, बड़ी जबरदस्त आपने सवाल पूछा है और बड़ा तर्कसंगत है ये सवाल। अगर छोटी से छोटी, मैं किसी के प्रति, मतलब किसी सरकार के विरुद्ध जा रहा हूँ ना किसी के फेवर में जा रहा हूँ, बात एक न्यूट्रल आदमी के रूप में जो बात कह रहा हूँ, तटस्थ के रूप में, अगर सरकार छोटा सा छोटा काम भी करती है, कोई भी सरकार हो या विपक्ष भी कोई भी जरा सा भी काम करता है, तो आप देखते हो मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। और उसको रात दिन यही चलता है कि ये सरकार की उपलब्धि है, विपक्ष की उपलब्धि है, संसद की उपलब्धि है कि संसद चलने नहीं दिया, इन्होंने जोरदार भाषण दिया, ये फलाना ढिमका। लेकिन इस तरह की जो काम की बातें होती हैं, जिनसे वोट बैंक प्रभावित नहीं होता है, वो कभी आपको देखना कभी मीडिया के माध्यम से नहीं आएगी। हालांकि जहां तक मेरा संबंध है, मेरा अपने ज्ञान के मुझे सहायता करता है, हमारे संविधान में ये प्रावधान दिए हुए हैं कि जब कोई भी कानून बनता है तो उसमें पब्लिक की, जनता की, देश के हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। और वो भागीदारी विभिन्न रूप में होती है, जिसका एक माध्यम जो है सजेशन के रूप में, आपके सुझाव जो वहां तक पहुंचते हैं उनके रूप में भी होता है। लेकिन सुझाव जब जाते हैं, जब देश के कोने कोने तक, जैसे वोट मांगने के लिए जनता जाते हैं कि, और ये अपने कार बताने के लिए जाते हैं, उस तरह से इन चीजों का प्रचार होना चाहिए कि भाई इस तरह का कानून आ रहा है, इसके ये इस कानून को इस तरह से बदलेंगे, इसके ये रिpercussions होंगे, ये परिणाम होंगे, ये दुष्परिणाम होंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है। क्योंकि कानून का मतलब क्या होता है, कानून कोडिफिकेशन का मतलब ये होता है कौशल जी, कि आपको आदेशित करता है। कोडिफाइड एक्ट जो हमारा संविधान कहता है, वो आपको आदेशित करता है कि आपको ये काम करना है और ये नहीं करना। तो कम से कम मुझे जिसको काम करना है, एक जनता को, एक जो है दबी कुचली जनता जो उस लेवल की नहीं है, उससे कम से कम एक संवाद तो स्थापित किया जाए। और उससे उसके ऊपर पे, जैसे आप सर्वे कराते हो कि कौन सी सरकार जीत रही है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, इस तरह से कम इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पे सरकार को जनता से संवाद स्थापित करना चाहिए था, और उनसे एक अब उनका सजेशन लेना चाहिए था। सर, तो यहाँ तो वो ऐसा, ज्यादा अच्छा। हाँ शर्मा जी, यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो सांसद है, जी 150-150 सांसद सस्पेंड करके बाहर निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद ये कानून पास हो रहे हैं। तो जनता को तो क्या देखिए, अवेयर करेंगे? ये तो जो सांसद है, जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हीं को नहीं वहां रहने देते हैं। देखो ये प्रक्रिया जो है, आप बिल्कुल, आपकी बात सही हो सकती है। लेकिन हम जुर्म कोई भी करे, चाहे मैं करूँ, आप करें, सरकार करे, विपक्ष करे, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है।
एक ना एक दिन उसके दुष्परिणाम जरूर आते हैं कौशल जी। और वो जो है आज नहीं तो कल वो लंबा नहीं चलता है, गलत काम कभी लंबा नहीं चलता, ऐसा मेरा मानना है। तो सर ये आपने जी। सर आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये जो कानून आ रहा है इसके क्या प्रभाव जनता पर पड़ने वाले हैं। हम अपने अगले एपिसोड में अपने दर्शकों को और बताएंगे